बार पटना नहीं डूबेगा। बिल्कुल दावा करते हैं कि पटना नहीं डूबेगा। पहली बरसात में बहा मंत्री जी का दावा। राजेंद्र नगर से राजवंशी नगर तक इस बार पटना नहीं डूबेगा। बिल्कुल दावा करते हैं कि पटना नहीं डूबेगा। पुनाईचक से मोइनुल हक तक, बहादुरपुर से नाला रोड तक, घुटने भर पानी में डूबते मंत्री के दावों को देखिए। इस बार पटना नहीं डूबेगा। बिल्कुल दावा करते हैं कि पटना नहीं डूबेगा। रेंगती गाड़ियों में सरकारी काम की रफ्तार देखिए। खुले हुए गड्ढों में पेरिस वाला पटना देखिए। पटना तब भी डूबा था, पटना आज भी डूब रहा है। पटना कल भी डूबेगा और डूबता रहेगा मंत्री जी का दावा। इस बार पटना नहीं डूबेगा। बिल्कुल दावा करते हैं कि पटना नहीं डूबेगा। क्योंकि यहां है पटना नरक निगम। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। जी हां, पटना नरक निगम। पिछले साल की तस्वीरें आप भूले नहीं होंगे, लेकिन अब इस साल भी शायद वही तस्वीरें देखने को मिलेंगी। पटना में आज मानसून की पहली बारिश में ही नगर निगम के दावों की पोल खोल दी, सरकार के तमाम इंतजाम के दावों की पोल खोल दी। और क्या पटना फिर से डूबेगा, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं। मानसून की पहली बारिश में राजधानी के कई इलाके के देखिए किस तरह से जलमग्न हो गए और लोगों का घरों से बाहर निकलना तक दूभर हो गया। ये तस्वीरें हैं पटना के राजेंद्र नगर, राजवंशी नगर, पुनाईचक, नाला रोड और मोइनुल हक स्टेडियम की, जहां जलजमाव से लोग परेशान हैं। तो पहली बारिश में ही पटना नगर निगम की तैयारियों की पोल खुल गई। पटना के राजेंद्र नगर, बहादुरपुर और रामपुर में पानी भर गया। सड़कें पानी में डूब गईं और लोग घुटने भर पानी में चलकर घरों से निकलने को मजबूर हो गए। ये बिहार की राजधानी पटना है। पानी में डूबे रहना तो शायद यहां के लोगों के नसीब में लिख दिया गया है। खुद देख लीजिए, ये पहली बारिश का नतीजा है। चंद घंटे की बारिश में सड़कें डूब गईं, गाड़ियों के चक्के पानी में डूब गए, फर्राटा भरने वाली गाड़ियां पानी में रेंगने लगी और पैरों के जूते चप्पल हाथों में आ गए। राजेंद्र नगर का रोड नंबर 2 का इलाका है और अभी शुरुआत है। और जरा देखिए कि शुरुआत में ये क्या हालत है। यहाँ से जो है वो कई हॉस्पिटल जो है वो यहाँ पे हैं और यहाँ से अपने मरीजों को लेकर के जा रहे हैं। लेकिन देखिए घुटने भर से ज्यादा पानी जो है वो अभी से जम गया है। अब जरा पुनाईचक का हाल देख लीजिए। सड़क तो सड़क, लोगों के घरों में भी पानी घुस चुका है। किस तरह से जलमग्न है पूरा का पूरा इलाका। और सबसे बड़ी बात है कि कितना खतरनाक है इसे भी आप समझिए। ये आप देख पा रहे होंगे, ये नाला है और इस नाले ये जो नाला है वो किस तरह से ओपन है और ओपन नाला से इस तरह से पानी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ सड़क है और कहाँ नाला। अगर ऐसे में कोई गाड़ी अगर इससे होके गुजरता है तो कितना बड़ा यहाँ पर कह सकते हैं कि दुर्घटना हो सकती है, वो आप अंदाजा लगाइए। राजवंशी नगर की तस्वीर पुनाईचक से जरा भी अलग नहीं है। सरकारी क्वार्टर में पानी भर गया है और लोग इस पानी के बीच ही आने जाने को मजबूर हैं। अब एक तस्वीर मोइनुल हक स्टेडियम की देख लीजिए। ये सीआरपीएफ के जवान हैं, इनको सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है, लेकिन इनका कैंप पानी में डूब गया है। नगर निगम जो है वो कहीं पे कोई निकासी की नहीं सर, कोई व्यवस्था नहीं, वो उसको दिखाई ही नहीं दे रहा है। व्यवस्था क्या करेगा, वो सब अब कागजों में चलता है इनका। और कहाँ से दिखाई देंगे, करेंगे। हम ही लोग थोड़ा बहुत कर रहे हैं, पानी निकलने की कोशिश कर रहे हैं। निकल रहा है सर धीरे धीरे, लेकिन काफी टाइम लगेगा। पिछले साल पटना में भारी जलजमाव हुआ था, तब दावा किया गया था कि अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन पटना का हाल बताने के लिए नाला रोड पर खोदे गए बड़े बड़े गड्ढों की ये तस्वीर काफी है। नगर निगम गड्ढे में है,
यहाँ पर जब तक आदमी मरेगा नहीं, गड्ढे में है, खाली कहते हैं कि नगर निगम गड्ढे में है। जब तक यहाँ के पदाधिकारी लोग इस गड्ढे में नहीं मरेंगे, इन लोग को समझ में नहीं आएगा। मरना उन लोग को जरूरी है। पटना के लोग अभी पिछला जलजमाव भूले भी नहीं होंगे। कैसे 2019 में उनकी जिंदगी नर्क में तब्दील हो गई थी। तब तमाम सवाल उठे। सरकार ने लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई भी की। नगर निगम ने दावा किया कि अब आगे से ऐसी नौबत नहीं आएगी, लेकिन पहली बारिश ने पटना का हाल बेहाल कर दिया। अभी तो ये पहली बारिश है, आने वाले दिनों में क्या हाल होगा आप खुद समझ सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ साकेत कुमार की रिपोर्ट। तो पटना में हुई महज 2 घंटे की बारिश ने ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दिया। ये नजारा हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कुछ और तस्वीरें राजेंद्र नगर के रविंद्र बालिका इंटर कॉलेज की तस्वीर देखिए। यहाँ सीआरपीएफ के 121वीं बटालियन का सेंटर बनाया गया है, लेकिन जलजमाव की वजह से जवानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो पटना में 3 दिन झमाझम बारिश क्या हुई, पूरे शहर की सूरत ही बदल गई। स्मार्ट सिटी बनने वाली राजधानी की बदरंग तस्वीर के आखिर गुनहगार कौन है, यह सबसे बड़ा सवाल है। और उन गुनहगारों की लिस्ट में सबसे बड़ा चेहरा नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा। पिछले 1 साल से मंत्री सुरेश शर्मा दावा कर रहे थे कि जलजमाव से निपटने की सारी तैयारियां पूरी हो जाएगी। मंत्री जी न पटना में रुकते हैं न विभाग की समीक्षा की, और दावा करते रहे, लेकिन दावों की हकीकत आज सड़कों पर नजर आ रही है। जलजमाव से पटना को बचाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका नगर विकास विभाग के सचिव आनंद किशोर के पास थी, लेकिन जिम्मेदारियों की बोझ से दबे आनंद किशोर ने समय पर काम पूरा नहीं करा पाए। कई सारे विभाग उनके जिम्मे हैं, पटना मेट्रो भी उनके जिम्मे है, और हालात ये कि अब नगर विकास विभाग की दावे जो हैं वो पटना की सड़कों पर बह रहे हैं। जलजमाव के गुनहगारों की लिस्ट में एक और नाम, पटना नगर निगम की मेयर सीता साहू। सीता साहू को भी लगता है कि शहर के हालात से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। मेयर सीता साहू नगर निगम की गुटबाजी में उलझी रही और पटना डूबता रहा। मेयर न कभी वार्ड पार्षदों को किसी प्रकार की जिम्मेदारी दी और न ही जलजमाव को लेकर पहल की, बस अपनी कुर्सी बचाने की चिंता में दिन गुजारती रही। तो ये तमाम सवाल, और सवाल सबसे बड़ा कि गुनहगार आखिर कौन है। बार बार दावे के बावजूद हालात ऐसे क्यों हो गए कि चंद घंटे की बारिश में पटना डूबने लगा। हमारे साथ 2 संवाददाता मौजूद हैं, रवि एस नारायण मौजूद हैं पटना से, और साथी अमित सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, आप दिन भर आज पटना के कई इलाकों में घूमते रहे, क्या देखा? और आपने कई बार पिछले साल नगर विकास मंत्री से भी बात की थी, उन्होंने तब दावा किया था कि हम जलजमाव नहीं होने देंगे। अब मंत्री जी क्या कह रहे हैं? तो बिल्कुल सुमित, देखिए सवाल तो कई बड़े खड़े होते हैं, और जैसा आपने बताया कई नाम लिए, और देखिए पिछले 1 साल अगर हो जाए, पिछले साल की तस्वीर हमने देखी थी, और पिछले साल जिस ढंग से पूरा पटना डूबा था, उसके बाद दावे किए कि अगले साल पटना में जलजमाव होना एक सपना होगा, लेकिन वो तस्वीर पहले ही बारिश में हमने देख ली है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मंत्री और तमाम अधिकारी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या 1 साल नाकाफी है, या पटना की तस्वीर क्या नहीं बदलनी चाहिए, ये फिर पटना के लिए नियति बन गई है। यहाँ पे देखिए लगातार जो नगर विकास मंत्री से हमारी बात होती रही, यहाँ तक कि पिछले महीने भी उन्होंने बयान दिया था। उनका कहना था कि लगातार जो है वो बैठकें हुई है, हम लोगों ने निर्देश जारी किए हैं, और पानी जो है इस बार पटना में नहीं लगेगा। तो क्या उनके निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है, वो कहाँ है? आज उन्होंने जब हमारी रिपोर्ट हम लोगों ने दिखाई तो उसके बाद रवि आपको हम रोकेंगे, हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर बता दें, और जो बड़ी खबर ये कि जलजमाव को लेकर सीएम नीतीश ने निर्देश दिए हैं। आज जायजा लिया उन्होंने, कई संप हाउस का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ट्रांसफार्मर ऊंचे किए जाने के निर्देश दिए हैं, वैकल्पिक फीडर लगाने का भी निर्देश दिया है।
बाईपास में पानी बढ़ने पर वैकल्पिक व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। साथ ही बादशाही नाले के पानी को ट्रीट कर पुनपुन में गिराने के निर्देश दिए हैं। बादशाही नाले के किनारे पक्की बाउंड्री बनाने के भी निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी खबर, हमारे साथ रवि और अमित जुड़े हुए हैं। अमित, सीएम नीतीश आज निकलते हैं, जायजा लेते हैं और ये तमाम निर्देश, लेकिन सवाल है कि जब तैयारी की बात थी, जब आप कहते हैं कि मुकम्मल तैयारी है, तो अब बरसात होने के बाद, जलजमाव होने के बाद आप दौरा करते हैं, जायजा लेते हैं और अब निर्देश देते हैं, इससे पहले क्यों नहीं? ये एक बड़ा सवाल जरूर है सुमित, लेकिन एक जो जनता है उसके लिए एक अच्छी खबर ये है कि सरकार और विपक्ष एक साथ उतरती है सड़क पे। ये शायद एक अच्छे संकेत हैं, और ये शायद इसलिए भी है क्योंकि साल चुनावी है और ये बात सभी समझते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। क्योंकि पिछले साल आपने देखी थी जो तस्वीरें, उसमें तेजस्वी यादव गायब थे, पूरे आपदा में तेजस्वी कहीं नहीं दिखाई दिए। आज जब आनंद फानन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सड़क पर उतरे, संप हाउस का जायजा लिया, आधे घंटे के बाद तेजस्वी यादव भी अवतरित हो गए। तो ये एक है कि चुनावी साल है, इसलिए तमाम जो बड़े कद्दावर नेता है, जो पार्टी के प्रमुख चेहरे हैं, वो आज सड़क पर उतरे हैं। लेकिन जो आपका एक वाजिब सवाल है कि आखिर तेजस्वी नीतीश कुमार जो अब आनंद फानन में जो फैसले ले रहे हैं या निर्देश दे रहे हैं, ये शुरुआत नहीं हो सकता था। यानी अब जब मानसून की पहली बरसात हुई है और जब तस्वीरें, हम पहले तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। अभी देखिए 12 घंटा बीत गया है, लेकिन तस्वीरें देखिए अभी भी जस के तस है। ये राजवंशी नगर का इलाका है और आप देखिए किस तरीके से अभी भी जल जमाव है। हालांकि वैसी भयावह स्थिति नहीं है, हम कोई पैनिक नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये तस्वीरें इसलिए दिखाना चाहते हैं किस तरीके से लोग इस पानी में आने जाने के लिए मजबूर हैं। हम पहले यहाँ की जनता से ही पूछते हैं, ये बताइए छोटे छोटे बच्चों को लेके जा रहे हैं आप इस पानी में, तो गड्ढा भी होगा, दिक्कत होती होगी इस जल जमाव से। दिक्कत का तो सामना करना ही पड़ेगा जब जल जमा हो गया है। तो पिछली बार तो वादा किया गया था कि जल जमाव नहीं होगा। दिक्कत का सामना करना ही पड़ेगा, ये पटना वाले मान चुके हैं कि सरकारी दावे और हकीकत में क्या फर्क होते हैं। पटना वाले मान चुके हैं कि उनकी नियति यही है। बहुत शुक्रिया रवि और अमित इस जानकारी के लिए। चूंकि इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है झारखंड से, बड़ी खबर के पास चलना होगा, बड़ी खबर का रुख करना होगा। झारखंड से बड़ी खबर राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई, गिनती खत्म हो गई है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है बीजेपी प्रत्याशी दीपक प्रकाश को 31 वोट मिले हैं, जबकि शिबू सोरेन को चुनाव में 30 वोट मिले हैं। कांग्रेस प्रत्याशी शहजादा अनवर को 18 वोट ही मिले हैं। नतीजों की औपचारिक घोषणा अब होना बाकी है, लेकिन तस्वीर साफ हो गई है। दीपक प्रकाश और शिबू सोरेन की जीत अब औपचारिकता रह गई है। और सीधे हम रुक करते हैं रांची का। हमारे साथ भुवन किशोर झा जुड़े हुए हैं। भुवन, अपडेट क्या है? बिल्कुल, जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से देखें तो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं दीपक प्रकाश और गुरुजी शिबू सोरेन, यानी कि जेएमएम और बीजेपी के खाते में ये दोनों सीटें जा रही हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के विधायक हैं और पूर्व मंत्री हैं चंद्रवंशी जी। उनसे सीधे जानते हैं कि आप जो वोटिंग के दरमियान क्या स्थिति हुआ। देखिए, हम लोग का विजय हुआ है, अभी आधिकारिक सूचना नहीं हुई है। मैं आश्वस्त हूँ कि हम लोग विजय हुए। कितने वोट मिले हैं? वोट के हम आंकड़ा आपको नहीं बता सकते हैं, बाकी मैं विजय हुआ हूँ और सबसे आगे हम लोग हैं। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। एक साधारण कार्यकर्ता को टिकट मिला था और वह जीते हैं, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। बीजेपी के अलावे और कई निर्दलीय विधायकों का वोट मिला है, जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं जो 31 वोट बीजेपी को मिले हैं। हम अभी आधिकारिक सूचना नहीं मिली है, हम बाकी हम जीते हैं बस। तो ये अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के दीपक प्रकाश, उनको 31 वोट मिले हैं। गुरुजी शिबू सोरेन को 30 वोट मिले हैं और कांग्रेस प्रत्याशी जो शहजादा अनवर हैं उन्हें 18 वोट मिलने की सूचना है। हालांकि औपचारिक घोषणा अभी चुनाव आयोग के द्वारा की जाएगी और उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो बीजेपी और जेएमएम के जो खाते में जो ये सीट दोनों गई है उससे कितना ये लाभ होगा। लेकिन साफ तौर पर ये जो जानकारी जो मिल रही है उससे यही साफ हो गया है कि जिस तरह से आकलन हम लोग लगा रहे थे और जो पहले से ही कयास ये कहा जा रहा था कि बीजेपी और जेएमएम के खाते में ये सीटें जाएगी, तो ये दोनों सीट
बीजेपी के दीपक प्रकाश और गुरुजी शिबू सोरेन के खाते में जाती हुई दिख रही है। भुवन, देखिए सत्ताधारी दल जो होता है वो अपने पक्ष में लॉबिंग करता है, अक्सर ये देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर सत्ताधारी दल जेएमएम के खाते में 30 है, 29 उसके जेएमएम के विधायक, 1 आरजेडी। लेकिन जो बीजेपी विपक्ष में है वो सत्ताधारी दल से ज्यादा 1 वोट ज्यादा लाता हुआ नजर आ रही है बीजेपी, 31 वोट। जाहिर है एक रणनीति सफल रही बीजेपी की, एनडीए की एकजुटता नजर आई, आजसू साथ में रहा। बिल्कुल, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे तो यही दिख रहा है कि बीजेपी के पास जो अपना जो विधायकों का वोट था वो तो था ही, इसके अलावा आंसू का और जो निर्दलीय विधायक, जो खास करके यदि सरयू राय की बात करें तो सरयू राय का तो वोट, जैसा कि उन्होंने वोट करने के बाद जो स्पष्ट किया था तो उससे साफ जाहिर होता था कि उनका आया है। इसके अलावा एक निर्दलीय विधायक का और भी वोट उसके खाते में थी। अभी जो आंकड़े जो आ रहे हैं, जो यदि ये सही होगा 31 वोट यदि बीजेपी को मिलता है तो ये चौंकाने वाली बात होगी, क्योंकि जो अन्य जो और जो वोट जो मिले हैं वो बीजेपी के खाते में कौन कौन से विधायकों को के द्वारा दी गई है ये देखनी होगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि सबसे ज्यादा वोट दीपक प्रकाश को दीपक बीजेपी के पक्ष में तो ये काफी चौंकाने वाली क्या बात है। ये सवाल इसलिए, जिस तरह से दावे 26 बीजेपी के, 2 आजसू के, 2 निर्दलीय, क्या क्रॉस वोटिंग हुई? 31 तक संख्या पहुंची कैसे? बिल्कुल, जो ये 31 यदि वोट है तो कहीं ना कहीं एक विधायक किसी ने क्रॉस वोटिंग किया है और उसमें जो निर्दलीय के अलावे जो विधायक हैं उनके द्वारा ये वोटिंग की गई है। जो जेएमएम के विधायक हैं या जो कांग्रेस के विधायक हैं या एनसीपी के विधायक हैं, ये तीनों में से किसी न किसी एक क्रॉस वोटिंग जरूर की होगी, तभी जाकर के ये 31 का आंकड़ा यानी कि 31 वोट बीजेपी के पास मिलता हुआ दिख रहा है। अभी हालांकि औपचारिक रूप से इसकी घोषणा भी होगी चुनाव आयोग के द्वारा और उसके बाद ये कहा जा सकता है कि ये वोट कैसे मिले और किस तरह से मिले हैं। लेकिन जो जानकारियां मिल रही हैं उससे साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिलती हुई दिखी है और बीजेपी के पक्ष में 1 सीट यानी कि दीपक प्रकाश का जीत निश्चित माना जा रहा है। इसके अलावे जो शिबू सोरेन जो कि जेएमएम के प्रत्याशी हैं उनके खाते में ये सीट गई हैं। ये दोनों सीट पर जीत तय माना जा रहा है। कांग्रेस के एक विधायक ने क्या क्रॉस वोटिंग की, क्या ये माने? देखिए, कांग्रेस की तरफ से अभी तक तो कुछ कहा नहीं गया है, क्योंकि अभी काउंटिंग प्रक्रिया जो थी वो अभी समाप्त हुई है, लेकिन औपचारिक घोषणा होने में थोड़ा सा वक्त जरूर लगता है, तो उसके बाद स्थितियां स्पष्ट होगी। लेकिन जो कांग्रेस के अंदर में ये जरूर खलबली मची है कि आखिर किस तरह से ये वोटें दूसरे तरफ गई यानी कि बीजेपी के पक्ष में गई हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि जो कांग्रेस का जो अपना विधायकों का जो वोट था उसके अलावे 2 निर्दलीय यानी कि प्रदीप यादव और बंधु तिर्की का भी वोट माना जा रहा था कि कांग्रेस के पक्ष में आएगा। इसके अलावा एनसीपी का भी वोट माना जा रहा था कि कांग्रेस के पक्ष में आएगा। अब देखना होगा कि ये तमाम जो इस तरह के जो निर्दलीय और जो अन्य दल के जो विधायक रहे उन्होंने कितनी वोटिंग की कांग्रेस के साथ या जेएमएम के साथ, ये तमाम चीजें देखने को मिलेगा। लेकिन इतनी बातें जरूर हैं कि जो सामने अभी परिस्थितियां आई हैं और जो जानकारी मिल रही है उससे साफ दिख रहा है कि बीजेपी सबसे ज्यादा वोट लाने में सफल होती हुई दिख रही है। बिल्कुल, चलिए औपचारिक घोषणा बाकी है रिजल्ट का, जरूर एक बार फिर से आपके पास आएंगे, नतीजों की औपचारिक घोषणा का इंतजार है। लेकिन सबसे हैरानी की बात, बीजेपी की प्रत्याशी दीपक प्रकाश के पक्ष में 31 वोट आए और जेएमएम के पक्ष में 30, जबकि कांग्रेस 18। ये सूत्रों के मुताबिक जानकारी आ रही है। झारखंड से बड़ी खबर। तो बिहार में जलजमाव से जुड़ी एक बार फिर से खबरें आपको दिखाते हैं। पूर्णिया में भी 2 दिनों से जारी बारिश के कारण नगर निगम की हालत नरक से भी बदतर हो गई है। कई मोहल्लों में लोग जलजमाव से परेशान हैं, वहीं रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण कामगारों की परेशानी भी बढ़ गई है। हालांकि किसानों में बारिश को लेकर खुशी भी देखी जा रही है।
सवारी बोलेगा ना भाई। छपरा शहर के भी कई इलाकों में बारिश का पानी भर गया है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि नगर निगम का दावा है कि इस बार पिछले साल की तरह स्थिति नहीं होगी। छपरा में पिछले 2 दिनों से हुई बारिश के कारण कई इलाकों में जल जमाव हो चुका है और ये पानी अब निकल नहीं रहा है। चूँकि लगातार बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं हम खड़े हैं भगवान बाजार इलाके में, जो भगवान बाजार थाना रोड है। आप स्थिति देख सकते हैं कि पानी की क्या स्थिति है। बिल्कुल जो पानी है थम गया है, ये निकल नहीं रहा है, लोगों का रास्ता चलना मुश्किल हो गया है। ये कहे तो गाड़ियाँ भी पूरी डूब करके जा रही है। यहाँ पे कई लोग मौजूद हैं, शहर के जो लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं कि नगर निगम आखिर क्या कर रहा है। चलना मुश्किल हो गया, घर से निकलना मुश्किल हो गया। बारिश आती है तो 3-3 फीट 4-4 फीट पानी लग जाता है। उसके बाद से घरों में सब में पानी घुस जाता है। कोई ना सफाई होती है ना पानी निकलता है। नरक की स्थिति हम लोग जी रहे हैं। कितने दिन से ये लगभग 5 सालों से यही स्थिति है एकदम। जब बारिश होती है तब तक यही हाल होता है एकदम। तो आप लोग बोले अधिकारियों, हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पर लोग आते जाते हैं, थाना रोड है, पुलिस अधिकारी भी जाते हैं, SP DM सब लोग जाते हैं। उन लोग को खुद देखना चाहिए एकदम। कोई सुनवाई नहीं है। ये कितने दिनों से लोगों को परेशान किए हुए। हर बार जब बारिश होती है तो लोगों की यही हालत हो जाती है, रास्ता निकलना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो भी घर द्वार है, कई व्यवसायियों के व्यवसाय बंद हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद नगर निगम कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। चूँकि शहर का जो मुख्य नाला है खनुआ नाला, उसको लेकर के भी प्रशासन की उदासीनता की खबर हमने दिखाई थी। उसके बाद कल विधायक ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी, लेकिन उसका कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा। चूँकि पानी का सीजन शुरू हो चुका है, लगातार बारिश हो रही है और शहर के कई इलाके बारिश में डूब रहे हैं और सरकार से निजात दिलाने की मांग कर रहे हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। वहीं मुजफ्फरपुर के कई इलाकों में बारिश का पानी भर गया है। मोती झील और स्टेशन रोड के लोग जलजमाव से परेशान हैं। जलजमाव से लोगों की परेशानी का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता प्रवीण ठाकुर ने। मुजफ्फरपुर में बीती रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है और आज सुबह से भी जो बारिश है वो हो रही है और उसके कारण जो जलजमाव है, जो एक ट्रेडिशनल पॉकेट सा बना हुआ है सालों से। आप देखिए ये मोती झील का इलाका है और किस प्रकार लोग जलजमाव के बीच से गुजर रहे हैं और जो ये सड़कें हैं काफ़ी जर्जर हो चुकी है और इस जलजमाव की वजह से भी सड़क जर्जर होती है और ऐसे में राहगीर इसी जलजमाव के बीच से होकर गुजरते हैं। जल ज़्यादा है। हाँ, रोड की स्थिति बहुत ख़राब है और ऊंचा होना चाहिए। हाँ, जल जमाव की वजह से काफ़ी दिक्कत हो रहा है। तो लोगों की परेशानी हमने देखा है किस प्रकार यहाँ जल जमाव से लोग जूझते हैं और ये नगर विकास मंत्री का ये गृह क्षेत्र है। यहाँ से विधायक हैं मुजफ्फरपुर शहर से सुरेश शर्मा, लेकिन बावजूद इसके समस्या का निदान नहीं हुआ। वैसे माना जाता है कि मुजफ्फरपुर शहर जो कटोरा नुमा है और उस वजह से यहाँ के सदर अस्पताल रोड सहित स्टेशन रोड और ये कल्याणी, हरिसभा, इन इलाकों में खासकर विशेष चंद्रलोक चौक, कई इस तरह के पॉकेट्स हैं जहाँ जलजमाव से लोग जूझते हैं और 3 से 4 महीने जो बारिश का समय होता है उसमें लोगों की अग्नि परीक्षा होती है। लोग कोसते रहते हैं अपने प्रतिनिधि को, लेकिन आज तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।